हेलो एवरीवन। आज आप सभी के लिए खान सर के द्वारा जो संडे को यानी कि वीकली टेस्ट जो बिहार दरोगा के लिए चलाए जा रहे हैं उसका जो है आज हम लोग आंसर की करने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप सभी को मैंने बताया था कि अगर आप सभी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का अगर 100 में 30 से 40 सही हो रहा है तो आप सभी जो है लुसेंट बुक को पढ़िए। मैं उसके पहले जो पहला टेस्ट जो सीरीज चला था वो संडे को भी मैंने बोला था और आज भी संडे है और आज भी मैं यही बात बोलूँगा। उसके बाद जो है स्टार्ट फिर से आंसर की को करने वाला हूँ। आप सभी अपना मिलाएंगे कितना सही आप सभी का हो रहा है, उसके बाद जो है आप सभी के अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल और ही बढ़ेगा। 30 से 40 आ रहा है। सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है लुसेंट को अपना जो है जीवनी बूटी मान लीजिए। चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी खूबसूरत प्रश्न जो है खान सर के द्वारा इस जो है टेस्ट सीरीज में ऐड किए गए हैं, जो कि लगभग काफ़ी अच्छे हैं। 30 से 40 क्वेश्चन तक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसके बाद जो है थोड़ा सा मीडियम में मिलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न जो है आप सभी का कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। आप सभी का ये करेंट का क्वेश्चन है और लगभग स्टूडेंट ये गलत करेंगे क्योंकि इसका रीज़न है कि करेंट उनका जो है अच्छे से मतलब पकड़ नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके प्रीति सूदन जो है आपके 2024 लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 2 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है। एक, निर्यात को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन बी सुनिएगा, भुगतान में असंतुलन सही करना। ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आय बढ़ाना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य रहता है राष्ट्रीय आय को जो है बढ़ावा करना, बढ़ाना। तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को हम क्या कहते हैं। फिर से मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, आप सभी अच्छे से सुनेंगे। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में वृद्धि को हम क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है हम लोग क्या कहते हैं, स्फीति संबंध गतिरोध कहते हैं। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। मैंने आपको शुरू में कहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे बनाए हैं इस बार खान सर ने, क्योंकि करेंट इकोनॉमिक्स सभी पहले ही डाले गए हैं। फिर अगला प्रश्न सवाल नंबर 4 में है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए सुनिएगा, बी निर्माण, ऑप्शन बी कच्चा माल, ऑप्शन सी सेवाएं और ऑप्शन डी ज्ञान। अगर आप सभी पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा सवाल नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो वह है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, पहला कच्चा माल, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 5 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटाकर 4 रुपये हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 10 इकाई से बढ़कर 15 इकाई हो जाती है, तो मूल्य लोच का गुणनांक कितना होगा, तो वो होगा आपका 1 से 5। कितना होगा, 1 से 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप सभी का इकोनॉमिक्स का है। यदि उपभोग फलन C बराबर 150 प्लस 0.6y और निवेश व्यय 2000 रुपये हैं तो राष्ट्रीय आय का संतुलन क्या होगा, तो वो आप सभी का जो है वो 2000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग में बनने वाले क्वेश्चन हैं और लगभग बच्चे इसे छोड़ते हैं, नहीं तो तुक्के ही लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, मैंने शुरू में ही बताया था आप सभी को। ठीक है, सवाल नंबर 7, विजन इंडिया @2047 क्या है। ऑप्शन ए, यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। ऑप्शन सी सुनिएगा, 18 म्यू 20
1000 अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति जो है आय प्राप्त कर सकता है, या ऑप्शन डी भारत को विश्व में नंबर 1 बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो सकता है, तो विजन इंडिया 2047 से भारत को विश्व में नंबर 1 बनाया जा सकता है, ये हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 1 2 3 4 ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयारी करते हैं, तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो भारतीय नागरिकों को देशभक्ति को मजबूत करना, भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को लिए जो है जागरूक करना, ये हो सकता है। तो राइट ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपके लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 11 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है, तो वो हो जाएगा आप सभी का विजय केलकर समिति से, वो हो जाएगा आपका विजय केलकर समिति से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 12 में सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण, क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 13 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला बना है, तो वो है आपके रोहतास। जैसे कि आप सभी को पता है सबसे अच्छा जो है बिहार में अगर किसी जिले की अगर मतलब लिटरेसी रेशियो कम है तो वो है आपके रोहतास में, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी रोहतास ही है, तो ऑटोमेटिक सी बात वो हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 14 सुनिएगा निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है, तो वो है आपके सिंगापुर, वो हो जाएगा आपके सिंगापुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था कहाँ, विनय पिटक में, कहाँ है, विनय पिटक में। राइट ऑप्शन हो जाएगा सवाल नंबर 15 का सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 16 अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख जो है नहीं किया है, तो वह है आपके पल्लव राजवंश का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 17 में आप सभी से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। रजिया, ऑप्शन 2 बलवन, ऑप्शन 3 इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन। तो मेरे दोस्त दिल्ली पर शासन काल जो है सबसे पहले इल्तुतमिश ने किया, उसके बाद रजिया ने किया, तीसरा नासिरुद्दीन और चौथा बलवन ने किया था। तो राइट ऑप्शन किसमें हो जाएगा आपका 3 1 4 2, 3 1 4 2 आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 18 तृतीय एंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तृतीय एंगल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो वह है मदसौर की संधि, मदसौर की संधि हुई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 19 यानी कि 19 किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का निर्माण किया है, तो वह है आपके बाबर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 20 गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो आपके बिहार में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 2121 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में शामिल थे, तो वो हो जाएंगे आपके पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टोफर्ड क्रिप्स। यानी अगर क्वेश्चन में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में शामिल थे, तो ये तीनों हो जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि कौन शामिल नहीं थे, तो वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग जो है वो शामिल नहीं थे। तो सवाल नंबर आपके 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 22 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पूछा जा रहा है मेरे भाई। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा जो है दिमाग को स्थिर करके रखेंगे तो सी राजगोपालचारी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो आप लॉर्ड कैनिंग की ओर चले जाएंगे, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की बात किया जा रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करता तो आ जाता है ना।
चलिए सवाल नंबर 23, लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से लेकर 21 तक के शासनकाल में कौन कौन से घटना घटित हुआ था? तो आप सभी को पता है, खिलाफत आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, तृतीय अफगान युद्ध हुआ था 1916 से 21 के बीच में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नहीं हुआ था, वो 1927 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपका 24, वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? फिर से मैं प्रश्न को आपको पढ़ रहा हूँ। वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन आपके बी जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक चीज मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टार्टिंग के प्रश्न थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, उसके बाद आपका अच्छा प्रश्न मिलेगा, जो कि ये है। ठीक है ना। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर ने सेट किया है, इसमें आप लोगों को याद रखना है कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 25 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 25 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो आपको पता है छपरा के निकट में आकर जो है मिलती है। गंगा नदी जो है पटना में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2626, निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? मैंने फिर से प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। निम्न में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष जो है बिंदु फैली हुई है? तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि आपके कैलाश पर्वत, इधर हिमालय, ये दोनों कहाँ है? नेपाल और चाइना में। नेपाल और चाइना में। तो ये शीर्ष बिंदु आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष पर फैली हुई है। राइट ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 2727, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान जो है बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित है, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। अगर आप सभी को सागर मतलब ओशियन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे। ठीक है ना। ऑप्शन में आप पहले तो बंगाल को आप आसानी से काट देंगे क्योंकि अरब सागर के निकट में नहीं है, केरल को भी काट देंगे, हिंद महासागर के निकट में है, कोचीन को भी काट देंगे, आपके ऑप्शन आ जाएगा अरब सागर तटीय क्षेत्र जो कि है आपके गुजरात के निकट में। ठीक है ना। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 28 ऐसे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे, ये क्वेश्चन मुझे लगता है क्योंकि सभी लोगों ने ये नंबर याद कर रहे होंगे। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था। मतलब किंग्स फोर्ट की हत्या हुई जहाँ पे इनकी महारानी की हत्या और इनकी बेटी की हत्या हुई थी, ये सभी लोग याद किए हुए हैं। डेट जो है बहुत सारे लोग मिसिंग करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो वो आप लोग को याद रख लेना है 30 अप्रैल 1908 में। 30 अप्रैल 1908 में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2929, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये लेटेस्ट और करेंट का क्वेश्चन है आपके बन्नू भाकर जी, जो कि आपके भाला फेंकने वाले से शादी के लिए जो है कुछ दिन तक ट्रेंड में थी। ठीक है ना। चलिए भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? मैं प्रश्न को फिर से पढ़ता हूँ। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी नेपाल। मेरे प्यारे मित्र, अगर आप सभी पिछले संडे को अगर टेस्ट दिए होंगे तो यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या था उस दिन का सुनिएगा, भारत की पहली सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो आप सभी ने म्यांमार उसमें ऑप्शन था तो वो म्यांमार हो जाएगा। यहाँ पर म्यांमार है नहीं, आपका राइट ऑप्शन होगा दूसरा के मतलब चाइना हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3131, थायरॉक्सिन जो है संबंधित नहीं है।
थायराइड मतलब गला से रोग रिलेटेड है। तो यह कोशिका श्वसन की गति को तीव्रता करती है, जो कि ये बात बिल्कुल 100% सही है। इसकी कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास में अवरुद्ध हो जाती है, जो कि ये भी बात सही है। ऑप्शन सी, इसकी अधिकता से एक्सोथैल्मिया रोग हो जाता है, जिसमें आंख फूलकर नेत्र कोट से बाहर निकल जाती है, जो कि ये भी बात सही है। ऑप्शन डी बच गया और ऑप्शन डी आप सभी को समझ में आ गया, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। तो हार्मोन से रिलेटेड थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपके 31 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3232, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स सबसे अच्छा है, आप सभी को याद रख लेना है, दही। दही है, ठीक है ना। चलिए 3333 कार टी सेल थेरेपी संबंधित है, किससे है? आपके कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 3434, सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजाइक महाकल्प में थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। ऑप्शन ए सुनिएगा जुरैसिक कल्प, ऑप्शन बी सुनिएगा क्रिटेशियस कल्प, ऑप्शन सी ट्राइसिक कल्प, या इनमें से सभी। तो सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजाइक महाकल्प में थे, जो कि मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे, जुरैसिक, क्रिटेशियस और ट्राइसिक। तो इनमें से सभी आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 35, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा अपना देश, अपना भारत। अब पहला जो है आप सभी को पता याद कर लेना है, कौन सा है? गांजा के साथ सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ है यूक्रेन, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 36, किस देश को हार्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? किस देश को हार्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्त, इसे याद आप लोगों को कर लेना है। किस देश को हार्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपके उत्तरी कोरिया, और ये आपका सूर्यों का देश शायद, हाँ सूर्य का देश, पूरब से उगने वाला सूर्यों का देश ऐसे करके है, उसको आप जापान याद कर लेंगे। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया याद कर लेंगे। हाथियों का देश, हाँ इसका मीनिंग ऐसी है, हाथियों का देश करके थाईलैंड, ये भी याद आप लोगों को कर लेना है। अच्छा प्रश्न इससे पूछता ही है, मतलब दूसरा नाम, ठीक है ना। वियतनाम की राजधानी है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वियतनाम की राजधानी हानोई है, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, राज्य और राजधानी ये सब याद करना है, विदेश के जितने भी है देश विदेश की राजधानी ये सभी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जीएस पढ़ रहे हैं, ये सभी पर कमांड होना जरूरी है। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? ऑप्शन ए सुनिएगा पशु पक्षी का, ऑप्शन बी सुनिएगा दैनिक क्रियाकलापों का, ऑप्शन सी सुनिएगा पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का, या ऑप्शन डी सुनिएगा युद्ध दृश्यों का। तो कांगड़ा चित्रकला शैली में जो है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का जो है चित्र का जो है प्रधानता रहती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 39, दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो आप सभी को पता है कितना है, वो है 43%। तो 48 - 5 आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 40, हितो उपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितो उपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएगा आप सभी का वात्स्यायन। कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आप सभी का वात्स्यायन, नहीं वात्स्यायन नहीं, नारायण पंडित हो जाएगा, नारायण, वात्स्यायन नहीं होगा। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो जाएगा, और ये हो जाएगा नारायण पंडित। हितोपदेश का जो है नामक पुस्तक नारायण पंडित हो जाएगा। पुस्तक एवं उनके लेखक से भी क्वेश्चन 1-2 आ जाएगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए 4141, ए सेंचुरी इज एनफ किसकी रचना है? ब्रेन लारा, सचिन तेंदुलकर, टाइगर वुड्स, या सौरभ गांगुली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सौरभ गांगुली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4242, कॉपर जिंक और कॉपर जिंक और टीन का मिश्रण क्या कहलाती है? गण धातु। क्या कहलाती है? गण धातु कहलाती है, ठीक है ना। 4343, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक, विद्युत इलेक्ट्रिक पॉजिटिव कौन एलिमेंट है? तो वो है आपके कैडमियम, मतलब
CS राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4444। अमिश्रणीय द्रवों एवं निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है। ए परभाजी आसवन, ऑप्शन बी छनना, ऑप्शन सी पृथक्करण कीप के प्रयोग और ऑप्शन डी निस्तारण। फिर से मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। अमिश्रणीय द्रव एवं निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रिया कहलाता है निस्तारण कहलाता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 4545। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य कौन है? ऑप्शन सुनिएगा। इसकी ज्यामितीय अनिश्चित होती है, जो कि ये बात बिल्कुल सही है। इसकी गलनांक निश्चित नहीं होती है, जो कि ये भी बात बिल्कुल सही है। इसकी गलनांक निश्चित होती है, जो कि ये बात गलत है। जब यहाँ पर ऑप्शन बी बोल रहा है कि इसकी गलनांक निश्चित नहीं होती है, तो ये कहाँ से हो जाएगा? तो यहाँ पर आप ऐसे भी अपना लॉजिक जो है रीजनिंग लगाकर सही कर सकते थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4545 का आपका जो है सी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए 46 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होगा? तो हाइड्रोजन मुक्त होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4747। रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाती है? फिर से मैं प्रश्न को पढ़ूंगा। रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना के किस प्रक्रिया के द्वारा बदलती है? प्रश्न संख्या 47 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो होगा आपका सकंदन प्रक्रिया के द्वारा जो है बदल जाता है। तो राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4848। कथन ए कह रहा है सोडियम एक नरम धातु है। जी बिल्कुल सही है, जो हवा में संपर्क में आने से कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन इसका कारण कह रहा है कि सोडियम कार्बोनिक यौगिक के कारण संश्लेषण साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो कथन ए और कथन आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए का जो है व्याख्या ये बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। तो कौन में ऑप्शन आ जाएगा? ए बी सी और डी में कथन ए और कारण दोनों सही है और आर कथन ए सही स्पष्टीकरण है नहीं। ऑप्शन आपके जो है बी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4949। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का क्या नाम है? काफ़ी अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है। गणतंत्र मंडप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5050। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई से डैट आई राइट ए लेटर। फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इजी ये क्वेश्चन है। आई से डैट आई राइट ए लेटर, यानी कि आप सभी का यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट में लाना है। ठीक है ना। तो आई से डैट, आई से मतलब आपका फर्स्ट में है तो आपका आई से रह जाएगा। डैट की जगह पर इम्पोर्टेंट लगा दिया है आई राइट ए लेटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका हो जाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5151। ठीक है, डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? स्टीव बकनर, डिकी वर्ड, डेविड सेफर्ड या इयान रॉबिन्सन। तो 5151 का कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा? तो वो होगा डेविड सेफर्ड हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। SIM यानी कि अपने मोबाइल के सिम का विस्तृत यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रख लीजिएगा गुरु सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद आप लोगों को रख लेना है। 22 मार्च को जो है विश्व जल संरक्षण मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5454। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? जोनाथ स्विफ्ट का, जॉन कीट का, चार्ल्स डेनन का या विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो 5454 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवरी पंक्ति जो है जॉन कीट का है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न सवाल नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। वाईचुंग भूटिया, मैरी कॉम, हिमा दास, संदीप सिंह, ये सभी खिलाड़ी हैं। आपको बताना है कि ये कहाँ किससे संबंधित है। ठीक है, 55 का आप सभी को बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए वाईचुंग भूटिया जो है वो द सिक्किम एस्पायर से संबंधित है। भूटिया से आप सभी जानते हैं कि सिक्किम जो है पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर जो है हाइट कम है, तो भूटिया से जो है सिक्किम को लगा दीजिए। और मैरी कॉम जो है, मैरी कॉम वो मैग्निफिसेंट मैरी से है, मैरी जो है मैरी कॉम से ही है, तो मैरी मैरी में लग जाएगा। हिमा दास जो है, हिमा दास वो आपके हो जाएंगे ड्रिंग एक्सप्रेस से, ड्रिंग एक्सप्रेस से। और संदीप सिंह जो है फ्लिंकर सिंह। तो इजी है क्वेश्चन देखा जाए तो, यहाँ पर आप लॉजिक से भी लगा सकते हैं। वाईचिंग भूटिया, भूटिया कहाँ रहता है, सिक्किम में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैरी कॉम मैग्निफिसेंट मैरी में नाम आ जा रहा है। हिमा दास डिंग एक्सप्रेस में, संदीप सिंह को सिंह में ही फ्लिंकर सिंह से है, खिलाड़ी का उपनाम दे दिया गया है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन आपके बी में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, आपके बी में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए 56 आप सभी के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस ग्रुप के खेल में प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। आपको बताना है 56 में किस खेल के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। फुटबॉल में एक चीज़ आप सभी को मैं बताऊं, क्रिकेट आप सभी को पता है कि क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, तो उसी तरीके से आप सभी को रखना है कि कबड्डी में, खो खो में, बेसबॉल में, पोलो में, वाटर पोलो में कितने कितने खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, चलिए तो किस ग्रुप के खेलों में प्रत्यक्ष पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या समान होती है, तो वो है बेसबॉल में, बेसबॉल और खो खो में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहली व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना है 1972 में। कब दिया गया था, 1972 में। ठीक है, चलिए 58 क्या कह रहा है कि भारत के झंडे का निर्माण पिंगल वकैया ने किया है, वह किस राज्य से संबंधित है। याद रख लेना है मेरे भाई, कहाँ से है, वो है आपके आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है, वो आपके आंध्र प्रदेश से है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो 2024 फाइनल किसने जीता था, स्पेन, इटली, इंग्लैंड और जर्मनी। 59 तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके स्पेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6060 सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। तो आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर अपने बियर्ड को जो है मैनेज किया होगा जिलेट से, जिलेट। राइट ऑप्शन आपके 6060 का ऑप्शन हो जाएगा आपके ए। ठीक है, तलवार को रखने का साधन का वाक्य क्या होता है। तलवार हम कहाँ रखते हैं, गुरु, म्यान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 62 को क्या कहेंगे और क्या सुनेंगे आप लोग बताएंगे कि किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द, किस समूह में सही अर्थ प्रकट नहीं करने वाले शब्द युग्म है। आपको बताना है 6 to 62 का सही बताना है। आदि यानी आरंभ, आदि अभ्यास बिल्कुल सही है। ठीक है, कंपी मतलब घिरनी, कपी मतलब बंदर, ये भी बिल्कुल सही है। त्राणी मतलब नाव और तरनी मतलब सूर्य, जो कि ये गुरु गलत है। राइट ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 63 शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण समान, बल समान या वेग समान या समान गति होती है। 63 का आप सभी को बताना है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं जो है वो समान त्वरण की होती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 64 मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। काफ़ी बदनाम है गुरु ये क्वेश्चन, 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगातार ये पूछे जाते हैं। कौन सा हो जाएगा गुरु, अवतल दर्पण में। ठीक है, 6565 क्वेश्चन 6565 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है, तो विस्थापित पानी का जो है भार कितना होगा। आप सभी को पता है क्या हो सकता है, तो वो आप सभी का होगा, वो होगा 0 होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 66
क्रोमेटोग्राफी का वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है। क्रोमेटोग्राफी का वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है। यह पहली बार 1900 में इटली में जन्मे वैज्ञानिक, एक मिनट सॉरी आप सभी से, 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का जो भार होगा वो भार आपके 200 ग्राम होगा। 200 ग्राम ही विस्थापित भार होगा, ठीक है ना। तो 65 का आप लोग सी कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम सभी इंसान है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, सब सब्जेक्ट का सब लोग माहिर नहीं होते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 666, क्रोमेटोग्राफी का वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए सुनिएगा, यह पहली बार 1900 में इटली में जन्मे वैज्ञानिक मिखाइल तत्स्वेट द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन बी सुनिएगा, यह रंगीन रसायनों के मिश्रण का पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। ऑप्शन सी सुनिएगा, यह पेट्रोलियम उद्योग में तकनीकी हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण का विश्लेषण करने की कार्य है। ऑप्शन डी सुनिएगा, यह रंगीन पदार्थ की प्रभाजी आशुवन में प्रयोग होता है। तो सवाल नंबर 66 का राइट ऑप्शन होगा कि क्रोमेटोग्राफी का वर्णन जो है उल्लेख सही नहीं है, यह रंगीन पदार्थ की प्रभाजी जो है आशुवन में प्रयोग होता है। तो राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर सवाल नंबर 67 आप सभी को दिया गया है और आप सभी से पूछा गया है कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का भाग शून्य त्वरण बटे मंदन को परिभाषित करता है कौन वाला। तो ये आप सभी का करता है, ये आपका करता है ये BC। तो राइट ऑप्शन आपके जो है वो आपके सी हो जाएंगे। वो कौन सा हो जाएंगे? आपके सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत प्रश्न है। मैं इसका डायरेक्ट आप सभी को आंसर बता देता हूं। आप सभी अगर कहेंगे तो मैं आप सभी को टेलीग्राम पर जो है अपलोड कर दूंगा इसका राइट आंसर। एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने 11 पारी में 77 रन बनाता है, जिसका औसत स्कोर जो है 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? तो वो होगा आपका 4747। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 69, वर्ष 2000 में स्थापित कोलंबी सिक्योरिटी कॉनक्लेव CSC का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सुनिएगा, पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करना। ऑप्शन बी सुनिएगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी, समुद्री सहयोग का विस्तार करना। सवाल नंबर 69 का कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है, तो आप सभी को बताना है। तो वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो का सिक्योरिटी क्लब जो है वो उद्देश्य था समुद्री सहयोग का जो है विस्तार करना। तो राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ का है। मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि आप सभी को ये अपलोड करा दिया जाएगा। 2 रेलगाड़ी ए और बी समान समय पर चलना प्रारंभ करती है, यानी कि ए और बी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर भी थोड़ा लॉन्ग है। तो करती है 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि रेलगाड़ी ने दूसरी गाड़ी से 210 किलोमीटर अधिक मात्रा दूरी तय की है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो आप सभी को पता है 2590 किलोमीटर होगी, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आप सभी को याद रख लेना है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप सभी शून्य पर बैठ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 72 में आप सभी को क्या कहा रहा है कि लोकसभा 2024 के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 6% मतदान ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। विजेता कुल मतों का 49% मत प्राप्त करके 1300 मत से जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताएं थे? तो वो है 32,500 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2:20 पर दोनों सुइयां के बीच के बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे? कितना बनेगा कोण? तो वो होगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7474, मोबाइल एप्लीकेशन में एम पासवर्ड सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। 7474 मोबाइल एप्लीकेशन एम पासवर्ड सेवा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7575, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि आप सभी का बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि परसों ही मनाया गया था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 76, आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सही नहीं है गुरु? पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित हुआ था। पहला क्वेश्चन आप सभी का ये बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो कि ये सही है, एथेंस ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबले में हिस्सा लिया, जो कि ये भी बात सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1896 के बाद पेरिस ओलंपिक में नॉर्वे पिचर्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसी के साथ भारत की पहली ओलंपिक उपस्थिति बन गई, जो कि ये भी 100% सही है। तो ऑप्शन डी जो है आपके गलत हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7777, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग के गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सवाल नंबर 7777। तो आप सभी को याद रख लेना है कि नीति आयोग जो है योजना आयोग के जगह पर आया है, तो इसमें कोई भी अनुच्छेद नहीं लगा है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गुरु वो आपके डी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 78, जम्मू कश्मीर राज्य जो है पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। तो आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 के तहत विधानसभा का संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है, 100% सही है। ऑप्शन बी सुनिएगा गुरु कि आप सभी का कह रहा है कि लद्दाख को विधानसभा में बिना संघ राज्य के क्षेत्र बनाया गया है, जो कि ये भी बात सही है। ऑप्शन सी सुनिएगा, लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। जब संघ राज्य क्षेत्र नहीं बनाया गया तो ये क्वेश्चन फिर से आपका पूछ लिया है, जो कि ये गलत हो गया है, ठीक है। सवाल नंबर 78 का सी हो जाएगा, ठीक है। 7979, जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्रिस हैडफील्ड और कल्पना चावला। ऑप्शन बी सुनिएगा, सुनीता विलियम्स और ब्रिज विल्मोर। ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रांग और सुनीता विलियम्स। या ऑप्शन डी, राकेश शर्मा और ब्रज इल्डन। तो सवाल नंबर 7979 का होगा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 2024 में जो है उड़ान भरे हैं, ठीक है। चलिए राइट क्वेश्चन सवाल नंबर 8080 में निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। MISA TADA POTA NASA। मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आया है कि ये किस प्रकार से मतलब रीजनिंग दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर जो है 1 2 3 1 4 2 3 दिया गया है। तो 1 2 4 3 आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। 8181, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलाने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 यानी कि 124। ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 यानी कि 112। ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 यानी कि 123। या ऑप्शन डी अनुच्छेद 111 यानी कि ऑप्शन 111। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो संसद में छुट्टी का सत्र जो है राष्ट्रपति के किस अध्यादेश के जारी किस अनुच्छेद में होगा? तो अनुच्छेद 23 के साथ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8282, सदन में किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी स्थिति है? ऑप्शन ए सुनिएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग। ऑप्शन बी सुनिएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का तीसरा भाग। ऑप्शन सी सुनिएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठवां भाग। ऑप्शन डी सुनिएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो मेरे प्यारे भाई आप सभी को याद रखना है, सदन में किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित जो है कितनी कोरम की आवश्यकता पड़ेगी? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का जो है 1/10वां भाग आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8383, निम्नलिखित में संवैधानिक आयोग नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 8383 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो है संवैधानिक आयोग नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8484, परिसीमन आयोग के संदर्भ कौन सा गलत है? ऑप्शन ए आप सभी सुनेंगे, आप सभी का क्या कह रहा है कि परिसीमन आयोग के आदेशों के किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल 100% सही है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयोग सहित जो है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन आयोग इनका सदस्य होंगे, ये भी सही है।
ऑप्शन सी सुनिएगा, परिसीमन आयोग के आदेशों से लोकसभा को संबंधित राज्य विधानसभा में रखा जाता है, जो कि ये भी बात सही है। तो आपका गलत जो है ये कथन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8585, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करता है? सवाल नंबर 85 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है अवंचित करती है? तो वो है आपके संविधान के 105वां अनुच्छेद से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8686, चुनाव में किसी भी स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है, कब, कैसे? यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों में 1/3% हासिल नहीं करने पर। ऑप्शन बी, यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों का 2/3 हासिल नहीं करने पर। ऑप्शन सी, यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों का 1/10% नहीं हासिल करने पर। या ऑप्शन माफी चाहता हूँ, ऑप्शन डी, यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों का 1/6% जो है हासिल नहीं करने पर। तो चुनाव में किसी भी स्थिति में अगर प्रत्याशी का अगर जमानत जब्त अगर होना नहीं है तो 1/6% कम से कम हासिल करना पड़ेगा। राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8787 में कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो है भाग 3 को, भाग 3 को। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8888। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किस आरक्षण प्रदान किया गया है? तो याद रख लेना है, स्वर्ण जाति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। सवाल नंबर 88 का राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे ए। ठीक है, अब 89 का क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है, वो बनाता है किसी हवाई अड्डे में पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र के कारण। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 9090 में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा था? स्टील से बिन चील, कपास से बना चक्र, खाद से बना बाग या कोक्स से बना शेड। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वो है औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2024 में, जिसका प्रतीक था कोक से बना शेड। राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे गुरु। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 9191 कि यदि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का मान क्या होगा? तो क्या मान होगा आप सभी को बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन आप लोग याद कर लेंगे, डायरेक्ट 0.0-2 याद कर लेंगे आप लोग। 9292 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना है, 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 94 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और उड़ीसा। तो याद रख लेना, जैसे ये कथकली आया केरल को, तो सी 2 में मेकअप कर रहा है, तो सी 2 में मेकअप कर रहा है, 4 3 2 1 2 जो है ए में है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 95 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। ऑप्शन आप सभी के सुनेंगे, ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर फिजी, ऑप्शन बी ऑर्डर ऑफ द पैसिफिक स्टार, ऑप्शन सी चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ऑप्शन डी ऑर्डर ऑफ द स्टार फिजी। तो सवाल नंबर 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटविनियर ने फिजी जो है सर्वोच्च सम्मान प्रदान जो है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के द्वारा दिया गया था। राइट ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9696। इससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट की मैं बात कर लेता हूँ। लगभग आप सभी का क्वेश्चन जो है कंप्लीट है, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। 4 क्वेश्चन में मेरे भाई आप सभी का लगभग किसी का 40 सही हुआ होगा, किसी का 30 सही हुआ होगा, किसी का 70 सही हुआ होगा, किसी का 80 सही हुआ होगा। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी सही हुआ है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और लुसेंट पर ही जाएं। लुसेंट ही इसका अच्छा दवाई है,
कोई भी क्वेश्चन बैंक और कोई भी चीज़ थ्योरी जितना पढ़िएगा, जितना सिलेबस पर काम कीजिएगा, उतना ज़्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए 96 विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि कौन है, तो वो है उरुग्वे। उरुग्वे है, ठीक है, उरुग्वे। और अर्जेंटीना जो है 2000 इधर जो हाल ही में विश्व कप फुटबॉल का विजेता कौन सा देश है, तो वो है अर्जेंटीना। याद रख लेना है गुरु। 97 का डायरेक्ट आप लोग याद रख लेंगे 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 98 क्या कर रहा है कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये भी आप लोगों को याद पूरा अच्छे से रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अनुच्छेद 169, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 99 आप सभी से क्या कर रहा है कि सवाल नंबर 99 में कि भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से जो है संबंधित है, तो वह है कर्नाटक संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर चूज द करेक्ट सेंटेंस। इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग। ये अच्छा टाइम है अर्निंग शुरू करने का। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 100 का सी। आशा करता हूँ आप सभी को खान सर के द्वारा बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज जो संडे के संडे वीकली चलाए जाते हैं, उसका मैं यूट्यूब पे आप सभी को प्रावधान फ्री में कराता हूँ। ये सभी समझ में आ रहा होगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ एक लाइक कर दें और कमेंट पे आप अपना प्रतिक्रिया दें। और साथ ही साथ एक चीज़ बोल लूँगा कि अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो दबाकर शेयर कीजिए। धन्यवाद।